स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। तो 20 अगस्त के एग्ज़ाम के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले प्रश्न के बारे में कि अभिकथन ए जो हमारा दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो हमको क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं। जो हमारा कारण दिया गया है, क्या दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हम सही जवाब की कि सही विकल्प चुन करके हमको बताना है कि ए और आर में कौन सा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट जवाब की, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा कि ए और आर जो है वो दोनों पूरी तरह से गलत हैं। क्यों गलत है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो बच्चों की जो लंबाई है वो आनुवांशिकता पर अधिक निर्भर करती है, जबकि वजन आनुवांशिकता द्वारा शारीरिक और मोटर विकास को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा राइट हो जाएगा। ए और आर जो हमारे दिए गए हैं, अभिकथन ए और जो कारण आर दिया गया है वो पूरी तरह से दोस्तों गलत हमारे ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है। तो सूक्ष्म कौशल का कौन सा एक उपयोग उदाहरण है, तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन है दौड़ना, दूसरा ऑप्शन है हमारा चलना, तीसरा ऑप्शन है घसीट कर लिखना, चौथा ऑप्शन है कूदना। तो अगर बात करें हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, घसीट कर लिखना जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सूक्ष्म कौशल के उपयोग किसके हैं, घसीट कर लिखना जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो इनमें से कौन सा बच्चा जो है वो मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट रहने वाला है। तो जो 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को आमतौर मध्य बचपन कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, मध्य बचपन कहा जाता है दोस्तों। कौन सी एज को, 6 से जो 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको मध्य एज आयु कहा जाता है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो कौन सी संस्था के रूप में किस पर भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, मीडिया प्राथमिक। दूसरा ऑप्शन है मीडिया द्वितीयक। तीसरा ऑप्शन है हमारा स्कूल प्राथमिक और चौथा ऑप्शन हमारा स्कूल द्वितीयक। तो आइए बात कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीडिया द्वितीयक जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि यह सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। क्वेश्चन को क्या दिया गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो आइए बात कर लेते हैं हम ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, चौथा ऑप्शन है हमारा कि परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच की क्षमता। तो आइए बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता जो होगी
होगी, जवाब हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको सीटेट के एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट होते हैं दोस्तों वो बारी बारी से रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं, तो वही प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पियाजे का सिद्धांत है दोस्तों, तो उनके अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि गतिशील लचीला, दूसरा ऑप्शन है संरचित अन्वय, तीसरा ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक व्यवहारवादी। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी है। क्या दोस्तों? गतिशील और लचीला होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में, लेव वाइगोत्स्की के विचार में अगर बात करें, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, तीसरा ऑप्शन है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित है। तो आइए यहाँ पर हम बात करेंगे राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। कैसी बनाती है? सुगम बनाती है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो बच्चों कौन से कारक हैं जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो आइए बात करें। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि संतुलन, चौथा ऑप्शन है हमारा पुरस्कार। तो आइए बात करें यहाँ पर सही विकल्प का चयन करते हैं दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बात करेंगे राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो दोस्तों पहला और जो दूसरा हमारा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, ये दोनों ऑप्शन जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, पहला ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है, तीसरा चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो आइए बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में अगर, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है। किसके द्वारा दोस्तों? शिक्षक और छात्रों द्वारा है वो सहनिर्मित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहने वाला है कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो नकारात्मक परिणाम के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन के बारे में कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो आइए बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। तो कौन सी बुद्धि की विशेषता है? तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है भाषाई, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवादी, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक और चौथा ऑप्शन है अंतः व्यक्तिक। तो आइए बात कर लेते हैं कि लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता भाषाई बुद्धि की विशेषता है। कौन सी दोस्तों? भाषाई बुद्धि की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और दोस्तों देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति
कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रणनीति है वो कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है कि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। दूसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या दिया गया है कि मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें। तीसरा ऑप्शन है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन है छात्रों में कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करें। तो अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या रह जाएगा, तो आइए देखते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार जो है वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा। लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, यह क्या दर्शाता है। तो दोस्तों एक 4 साल का राहुल है जिसको उपहार में एक गिफ्ट में गुड़िया मिलती है और वो कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा। तो लड़के जो हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते हैं, यह क्या दर्शाता है। तो आइए बात करें ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि जेंडर प्रासंगिकता। दूसरा ऑप्शन है जेंडर पक्षपात। तीसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता। चौथा ऑप्शन है जेंडर समता। तो आइए बात करें यहाँ पर हम थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है हमको, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण का करे। चौथा ऑप्शन है कि प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना जोड़ दें। तो आइए बात करें यहाँ पर हम अगर राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, बात करें तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। कौन से आकलन को, कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया जो है उसको आकलन में शामिल करें। तो इस तरह से जो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो किस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाए बच्चों से कि समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए, तो आइए बात करें पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तीसरा ऑप्शन अगला ऑप्शन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा चौथा ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। तो समालोचनात्मक सोच में दोस्तों किस तरह का उदाहरण पूछना है, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो एक जो समावेशी जो व्यवस्था है उसमें कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं। पहला है कि अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार। दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। तीसरा ऑप्शन है कि छात्र स्कूल की ज़रूरतें के अनुसार। चौथा ऑप्शन है कि छात्र शिक्षकों की ज़रूरतों के अनुसार। तो अगर बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक समावेशी व्यवस्था में स्कूल छात्रों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास बनाता है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वे छात्र उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों के समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे वो कौन छात्र हैं जिन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बात करें दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा प्रमस्तिष्कीय घात। दूसरा ऑप्शन है गुणज वैकल्य।
तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि पठन वैकल्य, और चौथा ऑप्शन है मनोगतिक दिव्यांगता। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, पठन वैकल्य जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं अगर दोस्तों कि जिन बच्चों में यह होता है कि वे अक्सर होशियार और मेहनती होते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई देने वाले अक्षरों को उन अक्षरों की ध्वनियों से जोड़ने से परेशानी होती है, तो ऐसे बच्चे को क्या होते हैं, पठन वैकल्य की श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक का क्या करना चाहिए। कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। हमारा पहला ऑप्शन है कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। चौथा ऑप्शन हमारा देखिए सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना। तो आइए अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो अगर हमारा दोस्तों राइट ऑप्शन जो हमारा रहने वाला है वो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। तो सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो आइए दोस्तों इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण। दूसरा ऑप्शन हमारा है यहाँ पर कि संचार और अभिव्यक्ति। तीसरा ऑप्शन है सूचना के दृष्टिकोण। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। तो बात करें यहाँ पर हम अगर राइट ऑप्शन के बारे में, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा जो दिया गया है उपयुक्त आधारभूत ढांचा। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। तीसरा ऑप्शन है अनिवार्य विशेष शिक्षा। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तकनीक सुविधाएं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को बढ़ावा दिया गया है कि उपयुक्त बुनियादी ढांचा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप। तो ये जो हमारे दोस्तों बहुत से पॉइंट दिए गए, बिंदु दिए गए हैं जिनको बढ़ावा दिया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो किस प्रकार सीखते हैं, तो पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया कर कर। तो अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, तो नीचे दिया गया सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं, तो हमारा इसमें जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चौथे ऑप्शन में क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमारे चारों ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चे जो हैं वो किस प्रकार सीखते हैं अगर बात करें, तो पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं और क्रिया करके सीखते हैं। तो इस तरह से चारों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए बात कर लेते हैं कि अभिकथन ए हमारा क्या दिया गया कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। आर तर्क हमारा क्या है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय में मदद मिलती है कि क्या सीखना है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वही राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो इस तरह से जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने पर कुछ नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीखने पर नियंत्रण रखने से छात्रों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इस तरह से जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि एक शिक्षक को
उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो स्पष्ट हों, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो या अर्थहीन हो। तो अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। किसको बढ़ावा देना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से जो उपयुक्त हो, हमारा जवाब करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि एक शिक्षक जो ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना चाहिए जो निराशा को बढ़ावा दे, अपसारी सोच को बढ़ावा दे। चौथा ऑप्शन हमारा कि मात्र रटना को बढ़ावा दे। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपसारी सोच को बढ़ावा दे। किसको दोस्तों? अपसारी सोच को बढ़ावा दे, तो हमारा जवाब ये राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक यांत्रिक गतिविधि है, व्यवहारवादी गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है या सामाजिक गतिविधि है। तो अब अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो चौथा ऑप्शन हमारा सामाजिक गतिविधि। कैसी? कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से जो हमारी सामाजिक गतिविधि, हमारा जो जवाब होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एक शिक्षक के छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आर जो हमारा कारण दिया गया इसका कि समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो दोस्तों यही करेक्ट हो जाएगा कि क्या है कि ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो अगर बात कर लें यहाँ पर हम जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के बारे में हम अगर यहाँ पर बात कर लें, क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि समस्या समाधान रणनीतियाँ सीखने में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है तो आइए देखते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को निर्मित करना महत्वपूर्ण है, पहचानना महत्वपूर्ण है, अनदेखा करना महत्वपूर्ण है या प्रचारित करना महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहचानना को दोस्तों हमारा जो जवाब होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। क्या करना? पहचानना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों। तो अगला है कि छात्रों में भय का छात्र में भय का भाव कौन सा है दोस्तों? आइए देखते हैं कि अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम में कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो छात्रों में भय का जो भाव है दोस्तों, क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम के लिए हानिकारक है। तो छात्रों में जो भय का भाव है वो अधिगम के लिए कैसा होता है? हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों भय और चिंता की स्थिति तनाव के स्तर का कारण बनती है जो प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावित कर सकती है और स्कूल, कार्यस्थल और समुदाय भावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों। तो अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों की महारत हासिल करने में हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो छात्रों में कौन सा विकल्प जो है वो छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? तो योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या सत्ता की चाह। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योग्यता की चाह जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है दोस्तों। तो अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम का सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कि छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि छात्रों के बीच
प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। चौथा ऑप्शन हमारा है कि संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षक जो है वो बच्चों के जीवन में विशेष रूप से योजना और समर्पण के माध्यम से जटिल अवधारणाओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ शिक्षक छात्रों के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अभी तक अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।